हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो चैनल पर। एनआईएस 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 घनवाद, यथावाद तथा अमूर्त कला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, घनवाद के बारे में, घनवाद की शैली के बारे में। तो आओ स्टार्ट करते हैं, बने रहें हमारे साथ और देखते हैं इस वीडियो में आज हमें क्या मिलता है, क्या पढ़ने को समझ में आता है। तो अमूर्त कला, ये अमूर्त कला जो आपको ये दिखाई दे रहा है अमूर्त, तो अमूर्त से हमें लगता है कि ये कोई मूर्ति के बारे में होगा, है ना। और ये जो घनवाद हमें लग रहा है, घनवाद, तो घन का मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, घन का मतलब क्या होता है। तो घन जो है, घन का मतलब कोई भी, अगर हम कोई भी अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो घनवाद चित्रकला का अमूर्त, ये मूर्ति कला की एक शैली है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई, तो वहां से मूर्ति कला की शैली जो है स्टार्ट होती है, जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। और तो शताब्दी के प्रारंभ में यह बहुत ही प्रवर्तित थी। अच्छा, सेंजा जो थे, सेंजा, उन्होंने इसकी शुरुआत, घनवाद की शुरुआत करी थी। उनके ये नायक कहलाते हैं। उनका कहना था कि प्रवृत्ति में प्रत्येक वस्तु के बेलन या गोला ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कोई भी चीज बनानी है, अगर वो गोल शेप में दिखाई दे रही है तो उसे हम गोला ही मान लेना चाहिए, और उसके साथ वैसे ही उसे देखना चाहिए, वैसे ही उसे बनाना चाहिए। तो इस युग में महत्वपूर्ण के कलाकार एक पिकासो थे, एक ब्रेक थे, एक लेजर गिने जाते हैं, जिन विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्रकृति दृश्यों तथा रूप चित्रों में अन्य चित्रों को विषय बनाया। उन कलाकारियों के प्रेरक रूप में छोटे छोटे अंशों में विभाजित किए गए। कलाकारों का दृश्य एक मुख्य रूप से संरचना जोड़ देना था, उनकी भावनाओं पर नहीं, उनका उद्देश्य आकारों पर जोर देना था, न कि ज्यामितीय आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। आकारों अत्यधिक मूर्तिकला सामान्य होते हैं तथा 1920 तक कला का आंदोलन समाप्ति पर आ गया। तो यानी 1920 में तो ये जो कला थी, इसका जो टाइम था वो थोड़ा खत्म होने पर आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यति अर्थावाद। यति अर्थावाद क्या है, इसे जरा जानते हैं। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम देखेंगे। उन आंदोलन दूसरा आंदोलन था जो 1914 में प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ 1914 में और 1955 तक चला। तो यति यथावाद कला के आंदोलनों के अचेतन मन की कल्पना की अपनी कला में प्रयुक्त किया। ये कलाकार अपने ये कलाकार अपने को नई विचारधारा के प्रतिनिधि मानने लगे। ये नई विचारधारा को मनोविश्लेषण तथा प्रामाणिक मानते थे। दादवादी दादवादी डेडशीट विद्रोह फलस्वरूप की इस क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। जार्जियोडो डे चरीकी तो तथा सलवादर दाली सरवादर दाली इस विचारधारा के बहुत प्रसिद्ध कलाकार माने जाते थे। अमूर्त कला का अभिव्यक्ति विहीन तथा विहीन कला के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार के वास्तविक रूप से चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। इसका प्रारंभ 1910 में हुआ। अमूर्त कला के पुरोगामी कलाकारों के कॉन्डोलिस्की, डेलारानो तथा मांड्रियन को गिना जाता था। इस कलाकारों ने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए चित्रों के लिए स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें दर्शाना संभव नहीं था। इसलिए ये मॉडर्न ये जो थे, इन्होंने क्या काम करा, इन कलाकारों को अमूर्त विचारों के रूप में रूप के विचित्रों के लिए स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तविक कला में ही दर्शाना ये सब नहीं था। तो इनके क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो इसे कहते हैं अमूर्त कला घनवाद या तीव्रतावाद के विकास का वर्णन कर सकेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, आप लोग इसे देखकर या सुनकर इसे अपने क्वेश्चन आंसर इसे कर सकते हैं। अच्छा, मॉडल नंबर अब हमारा 2 स्टार्ट हो गया। तो ये उसका चित्र है, जैसे कि आप देख रहे हो।
ठीक है, मैं इसे अलग से एडिट करके डाल दूंगा। ठीक है, आप इसका जो मूर्ति कला है, तो ये देखिए क्या दिखाया है मूर्ति कला में। ये जो मूर्ति कला में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाया गया है। कि मूर्ति कला में ऐसे चित्र हैं जो कि आप देखेंगे, ऐसे चित्र हैं। और ये कॉलम कॉलम वाइज में, तो इस चित्र का जो नाम है वो नाम है मैन दी वायलिन, मैन विद वायलिन, मैन विद वायलिन का नाम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो नाम है मैन विद वायलिन, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, इनका शीर्षक जो है इसका यानी नाम है वो है मैन विद वायलिन। माध्यम जो है इसका वो है कैनवास पर तेलीय रंग से। यानी देखिए कैनवास जो होता है तेलीय रंग क्या होता है, ये एक कलर्स होता है, वो तेलीय रंग होता है काफी, यानी 100 200 300 साल आराम से चल जाता है, तो और खराब नहीं होता, तो काफी अच्छे कलर्स होते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1912। अच्छा, इसका जो आकार है, इसका आकार है 100 सेंटीमीटर बाई 73 सेंटीमीटर। पब्लो पिकासो इन्हें बनाया था, पब्लो पिकासो ने। फिलाडेल्फिया का इनका संग्रहालय है जहाँ पर ये रखा गया है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पब्लो पिकासो क्या था, इन्हें वैसे खाली जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो पिकासो के नाम से आएंगे, पब्लो मुश्किल से आता है क्वेश्चनों में, पेपरों में, तो खाली पिकासो के नाम से आता है इतना सिर्फ। तो अगर से खाली आप पिकासो देखें सुनेंगे या पढ़ें तो इसके समझ लेना ये बात चल रही है। और पिकासो के बारे में जो बात है वो 1888 से स्टार्टिंग है। पिकासो के बारे में स्पेन में मालगा शहर में उनका जन्म हुआ था। तो ये जो वह चित्रकार और मूर्तिकला के साथ साथ में वित्ता शिल्पी भी था। अच्छा, उन्होंने अपने लंबे जीवन काल में, यानी उनका जो पीरियड था जीवन काल का उनका, पिकासो का, उन्होंने अमूर्त संरचना सिद्धांतों का अनुसरण किया। वह प्रतीक से बहुत ही प्रभावित था। नीली काल अवधि, ये नीली काल अवधि क्या है इसके बारे में आएगा। ये ब्लू पीरियड के नाम से जानते हैं इसे इंग्लिश में। 1900 से लेकर 1902 तक, 1902 तक के दौरान पेरिस में उसने अपनी शैली ईजाद की। नीले कैनवास पर नीले रंग तथा हरे रंगों के कारण यह नाम दिया गया। मतलब ये कि उनके जो उनके जो पेंटिंगें थी, उन्होंने उस पर नीले रंग का काम ज्यादा करा होगा, तो इसलिए। तो अच्छा, पिकासो ने अपनी गुलाबी काल की अवधि में एक नीली काल की अवधि, नीली काल की अवधि, गुलाबी काल की अवधि, गुलाबी काल की अवधि काफी प्रगति इसकी है। उस समय के दौरान उसके मुख्य रूप से अपने चित्रों में गुलाबी रंग का ज्यादा प्रयोग किया। इसके बाद उस पर अफ्रीकन कला का प्रभाव देखा गया। 1915 में उसके अपने धनवाद समय की विकास किया, उसने उसे विश्व स्तर पर ख्याति मिली। धनवाद के मूल रूप से त्रिविमीय आकारों के स्थान पर चौरस नमूनों का रंगों द्वारा चित्र बनाए गए। उन चित्रों में रंग एक दूसरे को आंशिक रूप से ढक लेते थे। इस प्रकार के आच्छादन के विभिन्न आकार तथा मानवीय शरीर के वस्तुओं को आगे पीछे से एक ही समय देखा जा सकता है। अगला है इसके बारे में, स्टोरी के बारे में, मैन विद वायलिन, इसके बारे में बात चल रही है। तो इसका शीर्षक है, चित्र में 1912 में चित्रित किया गया है। यह चित्र धनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल है। वस्तु को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया, एक ही समय चित्र में अन्य विचारों को भी दर्शाया गया। इस चित्र के अन्य चित्रों के भांति विभिन्न चित्रों के आकारों को पहचाना जा सकता है, परंतु सभी आकार भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गए। पिकासो ने एक को एक नए तरीके से प्रयोग किया। मानव प्रकृति जो अपने हाथ में वायलिन पकड़े हुए है,
उसे विभिन्न ज्यामिति मतलब होता है टुकड़ों में, कॉलम में, आकारों में परिवर्तित कर दिया और फिर इन टुकड़ों को इकट्ठा किया गया। इस चित्र में जो रंग प्रवृत्ति वो सीधी को प्रतिनिधित्व रंग भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण मिश्रण मतलब मिक्स रंगत को देखते हुए बनता है। इस युग में पिकासो के अधिकांश इस चित्र में तकनीक तथा रंगों से चित्रित किया गया। उसके लिए उसके अनुसार यथार्थवाद परिभाषा दूसरी ही है। उसने यथार्थवाद को अपने तरीके से परिभाषित किया। उसके अनुसार यथार्थवाद प्रकृति से भी अधिक यथार्थ रंगों तथा अन्य साधनों अन्य साधनों अन्य साधनों कुशल के एक असाधारण प्रयोग से उसने उसे 20वीं शती के सर्वप्रिय कलाकार बना दिया। उसके सर्वोत्तम चित्रों में गुयेनी का कृति जो स्पेन में एक युद्ध पर आधारित है। पिकासो की दो प्रसिद्ध काल की अवधियों को बताइए। तो भाई हमें पता है एक थी गुलाबी काल, एक थी नीली नीली काल अवधि। दो प्रसिद्ध काल थे इनके। पिकासो की किस शैली में उसमें प्रसिद्ध थी? गुलाबी प्रसिद्धि दी गुलाबी काल। मैन विद वायलिन नामक चित्र कब बनाया गया? 1900 से लेकर 1902 तक के बीच में। चलो एक बार इसे देख लेते हैं तो कब बनाया गया था ये। जो मैन बाय द वायलिन इसे चित्रित जो किया गया 1912 में चित्रित किया गया। तो यह घनवाद के विश्लेषण की अध्ययन अच्छी मिसाल है। वस्तु के विभिन्न तो इसे 1912 में चित्रित किया। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, ये है गुलाबी काल के अवधि में कौन से वर्ष शामिल हैं? गुलाबी काल के अवधि में कौन से वर्ष शामिल हैं जरा देख लेते हैं कौन से वर्ष शामिल हैं। तो गुलाबी काल है हमारा यहाँ। तो ये वाले जो वर्ष है हमारे ये 1905 से लेकर 1907 तक प्रगति है। इसके समय के दौरान कुछ रूप से चित्रों के गुलाबी रंग का प्रयोग है। उसके बाद अफ्रीकन कला के बाद 1915 में अपने जनवादी समय का विकास किया गया। तो 1915 1907 और 1915 1905 1907 1915 ये है इसमें ये शामिल है। अच्छा पिकासो जो था वो गुरियनिका के किस विषय में चित्रित किया गया? तो गुरियनिका वाला ये तो हमने भी यहाँ ही देखा है, ऊपर ही देखेगा। तो उसके सर्वोत्तम चित्रों में गुरियनिका कृति है जो स्पेन के एक गृह युद्ध पर आधारित है। तो ये हो गया हमारा 7.1। अब हम देखेंगे 7.2। इसमें जो शीर्षक है इसका, तो इसका शीर्षक है परसिस्टेंट ऑफ द मेमोरी। परसिस्टेंट ऑफ द मेमोरी, तो ये इसका एक शीर्षक है। तो अब मध्यम देखते हैं, इसका मध्यम क्या है? माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग से। इसका समय है 1931 और आकार है इसका 9.5 इंच बाई 13 इंच। तो कलाकार है इसका सल्वाडोर डाली। संकलन है इसका म्यूजियम ऑफ द आर्ट न्यूयॉर्क में इसे रखी गई है। तो अगला बढ़ते हैं आगे। तो सल्वाडोर डाली जो है यथार्थवादी गुण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकारों चित्रकार हैं। यह स्पेन का चित्रकार, लेखक तथा फिल्मकार है। उसके अपने चित्रों में यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिस कला की उसने अपने युवा काल में महारत हासिल की थी उसी का उसे जीवन के आगामी वर्षों में भी प्रयोग किया गया है। चित्र में आकार की तरह थोड़े समय के लिए प्रयोग करने के बाद
अपने कलाकृतियों में बेतुके अतिरिक्त एवं चित्रित विषयों में वस्तुओं का चित्रण किया गया। अगला टॉपिक है इसका परसिस्टेंस ऑफ द मेमोरी। इसके बारे में जान लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ द मेमोरी ये क्या है, ये क्या चल रहा है देखते हैं। ये 1931 में यह अति अर्थवाद आंदोलन में का प्रतिनिधि चित्र है। चित्र में असज्जित बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य शांति को चित्रित किया गया। यह चित्र के बाद अदृश्य प्रस्तुत करता है जिसके सारे मनुष्य के मारे यह जानने के कारण शून्यता व्यापक है। इस चित्र में जीवन में संबंध यदि कुछ की वस्तुएं हैं तो विलीन तथा लुप्त होती घड़ियां। डाली के इस चित्र में विलीन होती हैं घड़ियां तकनीक लगती है तथा मानव के अशांत को इच्छुक मन को दर्शाती है। यही सब कुछ उसकी अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलता है। डाली की एक शैली शास्त्रीय तथा सुस्पष्ट, परंतु इसकी विषय वस्तु उसके दो सपनों के ली गई। डाली की कृतियों में वस्तु को संयुक्त ढंग से किया गया था। उनका सांकेतिक अर्थ है ये कोमल घड़ियां, नई तथा अप्रिय बिंब उभारती हुई चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रेंगती हैं मानो सड़े मले खाने के ऊपर से गुजर रही हैं। उनके आकार घड़ी की सतह को पूर्ण रूप से ढकते हुए हीरे जवाहरातों के गहनों के जैसे लगते हैं। उसके सारे चित्र एक भिन्न आकार के चित्रमय भाषा का सृजन करते। डाली का कोई भी चित्र वास्तविकता के प्रस्तुत नहीं करता। उन चित्रों को देखने से ऐसा लगता है मानो कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी कुछ अस्वाभाविक है। यद्यपि डाली अपनी योग्यता एवं कल्पना के आधार पर एक महान कलाकार माना जाता है तथा यथापि उसके काम करने का तरीका अपना ही था, जिससे अतिरिक्त वस्तुओं को चित्रण ऐसा होता है कि यह अपनी वस्तुओं को दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसका प्रस्तुतिकरण का एक ऐसा था कि कभी यह अपने प्रशंसकों को तथा कला आलोचकों को नाराज कर देता था। उसका थिएटर से संबंधित संकी व्यवहार उतना ही विशिष्ट है जितना उसकी चित्रकला की विषय ख्याति, जिससे वह जनता का ध्यान आकर्षित करता होता था। उसकी मृत्यु 1889 में हुई। उसके अपने पीछे विला बेरेटिन तथा लॉर्ड हॉल्युकिन जैसी महान एक ख्याति कलाकृतियां विरासत में छोड़ी। उसी प्रकार स्मॉल बॉटम ऑफ द रन तथा हनी इज स्वेटर ब्लैक जीसस उसकी ख्याति प्राप्त कृतियां थी। तो ये क्वेश्चन आंसर है। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर भी मैंने भी पढ़ा है। तो सल्वाडोर डाली की शैली क्या थी, उसके उसने क्या तकनीक अपनाई। तीसरा क्वेश्चन है डाली के यथार्थवाद के एक कृति का उदाहरण दीजिए। परसिस्टेंस ऑफ द मेमोरी नामक चित्र है, आपको क्या दिखलाई पड़ता है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है कि ये क्या है क्या नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे 7.3 ब्लैक लाइसिंग।